नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। न्यूज 18 पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। पाइप वेल्डिंग का काम अभी जारी है। आखिरी पाइप की इस वक्त वेल्डिंग हो रही है। न्यूज 18 पर आखिरी पाइप की तस्वीर भी सामने आई है, वो हम आपको दिखाएंगे। थोड़ी देर में ब्रेक थ्रू मिल सकता है, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। मतलब हम सभी का इंतजार समाप्त हो सकता है। आखिरी पाइप मलबे को पार करते हुए मजदूरों तक पहुंच सकता है। थोड़ी देर बाद वो तस्वीर भी सामने आएगी। इस वक्त हम आपको टनल के भीतर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये आखिरी पाइप के वेल्डिंग का काम चल रहा है, जो आप देख पा रहे होंगे। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको टनल के भीतर की दिखा रहे हैं। ये आखिरी पाइप है जिसके वेल्डिंग का काम किया जा रहा है। अब से कुछ मिनटों बाद ही ब्रेक थ्रू मिल सकता है, ये जानकारी सामने आई है। मतलब ये कि आखिरी पाइप डाला जा सकता है और उसके बाद वो पाइप पहुंच जाएगा मलबे को पार करते हुए मजदूरों तक। फिर वहां से काम शुरू हो जाएगा एनडीआरएफ के जवानों का। एनडीआरएफ के जवान एक एक कर सभी 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद यहां पर एक अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है। टनल के भीतर ही 5 से 6 बेड यहां पर तैयार किए गए हैं, ताकि अगर किसी भी श्रमिक को मेडिकल चेकअप की जरूरत पड़ती है, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पड़ती है, तो उसको फौरन वहां पर वो स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। मेडिकल चेकअप के बाद आगे तय किया जाएगा कि उनको चिन्यालीसौड़ हॉस्पिटल भेजा जाए एम्बुलेंस के जरिए या फिर एयरलिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ऋषिकेश एम्स में भी कई बेड रिजर्व रखे गए हैं। अगर श्रमिकों को एयरलिफ्ट करके वहां लाया जाता है तो वहां पर भी तैयारियां मुकम्मल है। लेकिन इस वक्त हम आपको टनल के भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो आखिरी पाइप है जिसके वेल्डिंग का काम चल रहा है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के मामले में बड़ा अपडेट आ गया है। एएसआई ने एप्लीकेशन देकर 3 हफ्ते का और समय मांगा है। आज कंडोलेंस की वजह से नहीं हुई सुनवाई। एएसआई के एप्लीकेशन पर आज सुनवाई नहीं हो पाई है। एएसआई के एप्लीकेशन पर कल जिला अदालत में सुनवाई होगी। कल तय होगा कि कितनी मियाद बढ़ेगी। इससे पहले समय मांगा गया था। एएसआई सर्वे के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने कहा था कि अब और ज्यादा समय दे नहीं सकते हैं, लिहाजा एक सीमित समय के भीतर रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। लेकिन इसी बीच एएसआई की तरफ से एक एप्लीकेशन दायर की गई कोर्ट के भीतर और अतिरिक्त समय की मांग की गई, लेकिन आज कंडोलेंस के चलते सुनवाई हो नहीं पाई एप्लीकेशन पर। लिहाजा कल एक बार फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद तय होगा कि मियाद और कितनी बढ़ेगी। क्या हुआ, क्यों 3 हफ्ते का समय मांगा? एएसआई ने अपने प्रार्थना पत्र में किन बातों का उल्लेख किया है? नहीं, एएसआई ने अपने प्रार्थना पत्र में ये बताया है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसका अध्ययन चल रहा है, चाहे वो जीपीआर की रिपोर्ट का अध्ययन हो, चाहे वो जीपीआर की रिपोर्ट में जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसका अवलोकन हो, और भी बहुत सारी जो चीज़ें सर्वे के दौरान मिली हैं उसकी स्टडी चल रही है। इसलिए उन्हें 3 हफ्ते का समय चाहिए। 3 हफ्ते का समय? तो आप लोगों का जो समय की आपत्ति दाखिल की है, क्या समय? नहीं, हमने कोई आपत्ति नहीं दाखिल की है। कल एएसआई अपनी प्रेजेंटेशन कोर्ट में देगा। आज इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंडोलेंस हो गया है, तो कल इस मामले की सुनवाई निर्धारित की गई है और एएसआई अपना पक्ष अपने एक्सपर्ट्स के तहत कोर्ट के सामने अपनी बात रखेगा कि 3 हफ्ते का समय क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर सच में 3 हफ्ते का समय इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए तो उसका भी हम कोई विरोध नहीं करेंगे। सर, जो कोर्ट ने समय दिया था वो पूरा हो चुका है, तो कब तक उम्मीद जताई जाए कि एएसआई रिपोर्ट दाखिल हो? देखिए, जो एएसआई को रिपोर्ट दाखिल करना आज अंतिम दिन है। 92 दिन के सर्वे के बाद इनको रिपोर्टिंग करनी थी। 15 दिन का इन्होंने समय लिया था, फिर उसको बढ़ा के 10 दिन का फिर समय कोर्ट ने दिया है। कुल मिला के आज जो 28 तारीख है, आज इनका 10 दिन का समय समाप्त हो रहा है। आज एएसआई को अपनी रिपोर्ट को दाखिल करना है। अब समय हो रहा है, करना है तो लंच के बाद संभवतः लग रहा है कि दाखिल करेंगे, लेकिन ये भी संभावना है कि हो सकता है एक्सटेंशन ले लें। इधर लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्ताव रखे गए और कैबिनेट से 25 प्रस्तावों पर मुहर भी लग गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज अहम बैठक हुई है राजधानी लखनऊ में। योगी कैबिनेट की अध्यक्षता में शाम 4 बजे बैठक बुलाई गई और कैबिनेट की बैठक में कुल मिलाकर 27 प्रस्ताव रखे गए, लेकिन चर्चा के बाद कैबिनेट की तरफ से 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, बैठक के बारे में क्या जानकारी है और जो 25 प्रस्ताव पास हुए हैं उनमें से बड़े प्रस्तावों के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले जो 2 अहम प्रस्ताव हैं वो जल जीवन मिशन के विस्तार को लेकर के हैं कि कहां-कहां पर
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत कार्य होने हैं, उसको लेकर के एक अहम प्रस्ताव पास हुआ है। इसी के साथ साथ राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोडक्ट जो JPNIC जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है, उसको लेकर अहम प्रस्ताव पास हुआ है। और राजधानी लखनऊ में ही चक गंजरिया सुल्तानपुर रोड में वहां पर IT सिटी को लेकर एक अहम प्रस्ताव पास हुआ है। और जो आयुष विभाग है उसको लेकर के एक अहम प्रस्ताव पास हुआ है। और जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है वो धर्माधिकार विभाग का एक प्रस्ताव है जो कि अयोध्या के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। अयोध्या विकास प्राधिकरण का जो दायरा है उसको बढ़ाने की एक कोशिश की जा रही है। वहाँ पर जो डेवलपमेंटल वर्क है उनका कैसे विस्तार किया जाए, तमाम जो सरकारी विभाग है उनका एक साथ समन्वय करते हुए अयोध्या के विकास को और आगे बढ़ाना है, उसको लेकर एक अहम प्रस्ताव है। और जो वैट को लेकर भी एक अहम प्रस्ताव है जिसको विस्तार से सरकार की ओर से बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी चूंकि कल से सेशन है, कल सप्लीमेंट्री बजट पेश होना है, सबसे अहम वही है कि उसके ऊपर मुहर लग गई है। कल विधानसभा में सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा और उस बजट से जुड़े हुए ही तमाम प्रस्ताव आज के कैबिनेट में भी आए हैं, कैबिनेट की ओर से वो अप्रूव कर दिए गए हैं। कल विस्तार से इसके बारे में चर्चा भी होगी और कुछ जो विधेयक पास होने होंगे उस पर भी चर्चा होगी। तो ये मान के चलिए जो 4 दिन का सदन है, आज की 28 तारीख को भी मिला लें, उस सदन की उस एक रूपरेखा को तय करने का खाका भी इसी आज की कैबिनेट बैठक के जरिए किया गया है। शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयानों के लिए SP मौर्य पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जितना लिख कर देते हैं उतना ही स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं वो पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और समाजवादी पार्टी ने 2 नाव में पांव रखा है कि हमको दोनों तरफ फायदा मिल जाए। हिंदुत्व का विरोध करें, राम मंदिर का विरोध करें, श्री रामचरितमानस का विरोध करें और दूसरी तरफ दर्शन करें, तो वो अगर जनता के भक्तों के आंख में धूल झोंकेंगे तो कमल का फूल ही खिलेगा। अयोध्या के संत समाज ने SP मौर्य के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अयोध्या के संत समाज और संत समिति के महामंत्री पवन दास शास्त्री ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य दिमाग से दिवालिया हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू समाज एक दिन उनके जुबान का इलाज कर दे। वहीं सरयू नित्य आरती के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास ने कहा कि ऐसे लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं। वो एकदम से दिमाग से दिवालिया हो चुके हैं। इसलिए जब 500 वर्षों के बाद राम जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उस मंदिर के निर्माण के साथ प्राण प्रतिष्ठा की विधि क्या है ये स्वामी प्रसाद जैसे लोगों को नहीं पता है। तो स्वामी प्रसाद को इस बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, और बोलते हैं तो जवान संभाल करके, कहीं ऐसा ना हो कि इनके जवान का इलाज हिंदू समाज एक दिन करे और वो इलाज जब करेगा तो इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लोगों की बात पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए जिनकी सोच कभी सकारात्मक रही ही ना हो। भगवान राम के विषय में टिप्पणी करना और जो वहाँ भगवान के पार्षद तन मन से अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं भगवान रामलला में, ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरह का कुचक्र रचना और ऐसी भद्दी बात कहना शोभा नहीं देता है। हाथरस में मथुरा रोड पर एक बस की ट्रक से टक्कर हो गई जिसमें 11 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस सवार लोग अस्थि विसर्जन कर मथुरा जा रहे थे और तभी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। घायलों को CHC में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। कानपुर में एक महिला जान जोखिम में डालकर ई-रिक्शा पर लटकते हुए सफर करती हुई नजर आई। महिलाओं और बच्चों से भरे ई-रिक्शा पर उसने खतरनाक सफर किया। जाजमऊ इलाके का वीडियो बताया जा रहा है। कानपुर से आई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
महिला ने जान जोखिम में डालकर ई रिक्शा पर सफर किया। आप देखिए कैसे ई रिक्शा के पिछले हिस्से में महिला लटकी हुई है। महिलाओं और बच्चों से भरे ई रिक्शे पर उसने खतरनाक सफर किया। कानपुर के जाजमऊ इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। आगरा की पिनाहट पुलिस ने टटलू गैंग के मुख्य सरगना संजू उर्फ पोपे को गिरफ्तार कर लिया है। टटलू गैंग के सदस्य आगरा में लगातार टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसको लेकर पुलिस इस गैंग के लोगों को पकड़ने में जुटी थी। पूछताछ के दौरान गैंग के मास्टरमाइंड संजू ने खुलासा किया कि उसने टप्पेबाजी की ट्रेनिंग गुजरात के सूरत में ली थी। आगरा में संजू के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं और साथ ही राजस्थान में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। टटल्लू गैंग के मास्टरमाइंड संजू उर्फ पोपे को अब आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संजू उर्फ पोपे लोगों को टप्पेबाजी का शिकार बनाता था और उनको ठगने का काम करता था। इतना ही नहीं, इस गैंग के अन्य लोग भी हैं जो अलग अलग जगह पर जाकर टप्पेबाजी करते थे। मास्टरमाइंड कहा जाने वाला संजू उर्फ पोपे ने बताया है कि उसने टप्पेबाजी की ट्रेनिंग सूरत से ली थी। ट्रेनिंग लेने के बाद वह टप्पेबाजी के काम में आया था। हालांकि पुलिस ने अब इस गैंग का मुख्य मास्टरमाइंड कहा जाने वाला संजू को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसको न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजा जा रहा है। आमिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।